नमस्ते। चलिए बात करते हैं उस कार्यात्मकता के बारे में जो आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। एक सामान्य क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्यात्मकता सार्वजनिक वेबसाइट जिसमें अनधिकृत उपयोगकर्ता प्रवेश करते हैं, निवेशक का खाता जहां आपका उपयोगकर्ता उधारकर्ता उन लोगों के लिए है जो निवेश आकर्षित करना चाहते हैं ताकि वे अपने न परियोजनाओं को बना सकें, और आपके कर्मचारियों के लिए बैक ऑफिस से मिलकर बनता है। आइए पहले देखें कि आपकी सार्वजनिक वेबसाइट किससे बनी है। आमतौर पर सार्वजनिक वेबसाइट उन सूचनाओं से बनी होती है जो आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में होती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे बारे में पृष्ठ, कौन सी सेवाएं हैं और वर्तमान में आपकी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित परियोजनाएं, निवेशकों के लिए जानकारी जिसमें निवेश की शर्तों, कुछ सेवा पैकेजों और संपर्क जानकारी का विवरण दिया गया है। जब उपयोगकर्ता निवेश करें पर क्लिक करता है या निवेशक के खाते में जाता है, तो वह अधिकृत क्षेत्र में पहुंचता है जहां उसे पंजीकरण करना और लॉगिन करना आवश्यक है। इस मामले में एक अपेक्षाकृत सरल डिजाइन चुना गया है। डिजाइन बिल्कुल किसी भी प्रकार का हो सकता है जो आपको चाहिए, इसलिए दृश्यात्मक और फॉर्मलेनीय ग्राहक से ग्राहक में पूरी तरह से भिन्न होता है। जैसे कि प्रचार वेबसाइट, वैसे ही निवेशक का खाता हमेशा कुछ व्यक्तिगत रूप में दिखाई देता है। हम हमेशा निवेशक का खाता एक अलग उपडोमेन बनाने की हमेशा ही सिफारिश करते हैं। उदाहरण, अगर वेबसाइट है crowdfunding.com तो निवेशक खाता my.crowdfunding.com या account.crowdfunding.com बनाया जाए। परिवहन .com या अकाउंट crowdfunding.com क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप नया निवेशक का खाता विकसित करेंगे तो आपको एक ऐसा पता चाहिए होगा जहां आप इस नए संस्करण को अपलोड कर सकें और उसका परीक्षण कर सकें। यदि यह दोनों परीक्षणों के सिद्धांत के अनुसार आपको दिखाता है कि नया संस्करण बेहतर है, तो आप मुख्य पते को नए वेबसाइट पते से बदल सकते हैं। संभवतः आप वीआईपी ग्राहकों के लिए किसी अन्य वेबसाइट का पता और अपने निवेशक के खाते के साथ कुछ करना चाहेंगे। यह सब आपको इस कार्यात्मकता को अलग अलग बॉक्सों की तरह विभाजित करने की अनुमति देता है और इसे एक साथ नहीं मिलाने देता। इसी तरह का प्रोमो साइट भी है। आपके पास विभिन्न प्रकार के पते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके घर के पते पर crowdfunding.com पर एक सार्वजनिक वेबसाइट दिखाई देती है, जबकि partner.crowdfunding.com पर कोई और वेबसाइट हो सकती है जहां अन्य प्रस्तुत जानकारी और अधिक विशेषीकृत डेटा हो। आइए अब हम ये भी देखते हैं कि एक सामान्य निवेशक का खाता वास्तव में किससे बना होता है। सबसे मुख्य कार्यात्मकता पंजीकरण से शुरू होती है, यानी उपयोगकर्ता पंजीकरण करता है और पहला काम जो वह करना चाहता है वह है प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध परियोजनाओं के साथ परिचित होना। हम सुझाव देते हैं कि इसे अतिरिक्त डेटा से बंद न करें, यानी उपयोगकर्ता से यह न मांगें कि वह ईमेल की पुष्टि करे या अनिवार्य रूप से पहचान प्रक्रिया से गुजरे, बल्कि उसे जानकारी दी जाए और फिर वह निर्णय ले सके कि क्या वह आपको अधिक डेटा प्रदान करना चाहता है या नहीं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। देखते हैं कि यह कैसे। मान लीजिए कि वह इस सार्वजनिक वेबसाइट पर जाता है और मेनू में निवेश करने का चयन करता है। उदाहरण के लिए, इस पृष्ठ पर हम उन परियोजनाओं को देखते हैं जो पहले से ही क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित हैं और हम उनकी गतिविधियों के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ मूल संकेतक दिखाई दे रहे हैं। आप परियोजना के बारे में सभी प्रमुख जानकारी के साथ एक संक्षिप्त पत्रिका डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही एग्जाम के बारे में समझौता भी। इसके अलावा विस्तृत विवरण हो सकता है, यह कहीं अधिक हो सकता है, कुछ और फाइलें सामग्री संलग्न की जा सकती हैं। यह सब अपेक्षाकृत सरल लगता है, लेकिन व्यावसायिक परियोजनाओं में अधिक जानकारी और अधिक जटिल डिजाइन का उपयोग किया जाता है। पैसे निवेश करने के लिए व्यक्ति को पहचान प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। यह अनिवार्य है क्योंकि अधिकांश देशों की आवश्यकता होती है कि प्लेटफॉर्म अपने ग्राहक को जाने। ये कैसे किया जाता है? यदि वह निवेश करना पर क्लिक करता है तो वह पहचान अनुभाग में पहुंचता है। पहचान अनुभाग कानूनी व्यक्तियों और व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए भिन्न होता है। ये पूरी तरह से अलग कदम है, उनकी संख्या भिन्न होती है और कौन सी जानकारी दी जाती है, लेकिन इस मामले में कैबिनेट एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए बनाया गया है। यहाँ एक सेट फील्ड है जो कदम दर कदम बदलते हैं। और धन्यवाद।
उपयोगकर्ता द्वारा सामग्री को इंटरनेट पर जैसे कि अपलोड किया जाता है, सभी ये फ़ील्ड बैक ऑफिस में जाती हैं, जहां बाद में आपके कर्मचारी इन जानकारियों को ध्यान से देखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी विवरण सही हैं। यदि किसी कारणवश उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह एक पृष्ठ पर जाएगा जहां उसे आवश्यक जानकारी मिलेगी। इस पृष्ठ पर उसे यह भी बताया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाने हैं और किस प्रकार से वह अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इस प्रक्रिया में बैक ऑफिस का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। एडवांस्ड और यहाँ शर्त डाली जाएगी कि वह कैसे बैलेंस बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, इस मामले में यह वर्चुअल बैंक के माध्यम से है, क्योंकि प्रणाली लेननवे के लिए तैयार की गई थी, जो एक यूरोपीय भुगतान सेवा प्रदाता है। स्ट्राइप, वाइस और ओपन बैंकिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स वित्तीय लेन देन को सरल और अधिक कुशल बनाते हैं। उपयोगकर्ता इन सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित और तेज भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी तैयार एकीकरण हैं, इसलिए यहाँ कई भुगतान प्रणालियाँ हो सकती हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। जब पैसे आएंगे तो वे उपयोगकर्ता के बैलेंस में जाएंगे और वह अकाउंट स्टेटमेंट्स अनुभाग में देख सकेगा। यहाँ खाता विवरण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल है, और इसके बाद एक ऐसी कार्यक्षमता आती है जो उसे इन पैसों में निवेश करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, इस रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करें पर क्लिक करें। एक चेतावनी उभरती है, क्योंकि यह खाता अयोग्य निवेशक के लिए था, लेकिन यह यूरोपीय कानून की विशेषताएं हैं। आप इसे शामिल नहीं कर सकते, और उसे सभी जोखिमों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है, और उन नियमों के बारे में जिनके तहत वह निवेश करता है। बैलेंस बढ़ाने और निवेश प्रक्रिया के अलावा हमेशा मनी ऑन होल्ड नामक एक अनुभाग होता है। यह एक अनुभाग है जो दिखाता है कि उपयोगकर्ता जो पैसे निवेश करना चाहता है वे वास्तव में अभी तक निवेशित नहीं हुए हैं, लेकिन निवेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह एक परियोजना है। किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करने में समय लग सकता है, जैसे कि क्राउड फंडिंग, और इस समय के दौरान उपयोगकर्ता अपना मन बदल सकता है और निवेश को वापस ले सकता है। इसलिए उसके पास कैंसिल रद्द करें बटन होता है और वह इस निवेश को रद्द कर देता है। इसके अलावा यह यूरोपीय कानून को इस प्रकार की कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, और यहाँ तक कि जब निवेशों का पूरा पूल एकत्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय नियमों के अनुसार 4 दिनों के भीतर अयोग्य निवेशकों को अपनी निवेश राशि वापस लेने का अधिकार होता है। प्लेटफॉर्म को उसे वास्तव में उसे वापस करना होगा, क्योंकि यह कानून के अनुसार ऐसी आवश्यकताएं हैं। अनुभाग मेरा निवेश में उपयोगकर्ता अपनी सभी निवेशों को देखता है कि वे किस अवधि के लिए निवेशित हैं, अगली भुगतान तिथि कब है, और अपने पोर्टफोलियो को समझने के लिए आवश्यक सभी जानकारी। यदि कहीं पर देरी है तो वह देखता है कि कौन से शुल्क लगाए जा रहे हैं और उनके संग्रह की पूरी प्रक्रिया, दंड और सभी संबंधित बातें। अगर यह दान है तो वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां बस यह दिखाया जाता है कि पैसे निर्धारित स्थान पर भेजे गए हैं। यदि यह निवेश असमर्थता में है तो वहां दिखाया जाता है कि किस उपकरण में धन लगाया गया है और लाभप्रदता क्या है। इस अनुभाग में मेरा दस्तावेज उपयोगकर्ता के साथ किए गए सभी अनुबंधों की जानकारी प्रदर्शित होती है। सभी आवेदन, सभी निवेश रद्दीकरण, सभी भुगतान, सब कुछ वहां प्रदर्शित होता है। सभी कानूनी जानकारी इस अनुभाग में है। विथड्रॉ अनुभाग में उपयोगकर्ता पैसे निकालने के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता के बैलेंस में पैसे हैं जो या तो उसके परियोजनाओं से आय के रूप में आए हैं, या उसने बस उन्हें निवेश किया है और अब उन्हें अपने किसी बैंक खाते में वापस लेना चाहता है, तो वह वहीं से पैसे निकालने का अनुरोध करता है। वह वहां आईबीए निर्दिष्ट कर सकता है जिस पर वह राशि डालना चाहता है और वर्तमान में कौन सी राशि पर्याप्त है। आप किसी नए बैंक खाते को भी लिंक कर सकते हैं और उस पर पैसे निकाल सकते हैं। विड्रॉवल्स में सभी पैसे निकालने की जानकारी होती है, जैसे कि कब कौन से भुगतान निकाले गए और उनका स्थिति।
आमतौर पर यह तुरंत नहीं होता है, यह एक भुगतान किया जाता है और उसके लिए एक स्थिति की अपेक्षा की जाती है। फिर प्लेटफ़ॉर्म पुष्टि करता है कि भुगतान किया गया है और स्थिति वर्तमान में बदल जाती है। आय विवरण के अनुभाग में सभी लेन-देन दिखाई देते हैं, जिसमें निवेश से सभी प्राप्तियां, आय, दंड और ब्याज शामिल हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय। संभवतः ये सभी राशियां किसी न किसी तरह से करों के अधीन हैं और इसलिए इन्हें एक ही अनुभाग में देखना सुविधाजनक है। विशेष अनुभाग में निवेशक की स्थिति, जो दिखाता है कि कौन सी सीमाएं उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए निवेश के लिए उपलब्ध हैं, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रश्नावली भर सकता है कि वह एक योग्य निवेशक है। बात यह है कि अक्सर अयोग्य निवेशकों के लिए बहुत सारे चेतावनियां और काफी कम सीमाएं दिखाई जाती हैं, ताकि वे जुए की तरह इस प्रक्रिया में बहुत अधिक न उलझें और बहुत सारा पैसा न खर्च करें। यह कई देशों में कानूनों के प्रति सोब्लुदेनिये को अनिवार्य करता है। क्वालिफाइड निवेशक उपयोगकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, चाहे वह अर्हित निवेशक हो या गैर अर्हित। अर्हित निवेशक वे होते हैं जो विशेष मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि वित्तीय स्थिति, निवेश अनुभव और जोखिम सहनशीलता। गैर अर्हित निवेशक वे होते हैं जो इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक राजदेल है जिसका नाम सोब्लुदेनिये है, जो शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। यह अनुभाग उपयोगकर्ताओं को किसी भी असुविधा या सेवा में कमी के मामले में अपनी शिकायतें दर्ज करने का एक मंच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस अनुभाग का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता असंतुष्ट हो सकता है कि उसे कुछ सेंट सही तरीके से नहीं दिए गए या कुछ बातें उसे परेशान कर रही थीं। बहुत बार नियामक यह मांग करते हैं कि ऐसी फॉर्में वेबसाइट पर हों और उपयोगकर्ता को अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करने की सुविधा हो। मान लीजिए आपकी वेबसाइट अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत है और आप कहने के लिए फ्रांस के कानूनों के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए उपयोगकर्ता को यह शिकायत फ्रेंच भाषा में दर्ज करने की क्षमता होनी चाहिए, हालांकि आपकी वेबसाइट केवल चुनी हुई बातचीत में अंग्रेजी में प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी विशेषताएं होती हैं और इन बारीकियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा अक्सर दोस्त को आमंत्रित करें का एक अनुभाग भी होना चाहिए। यह एक रेफरल प्रणाली है जो इस निवेशक को एक रेफरल लिंक प्राप्त करने और अपने दोस्तों को आपकी प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने की अनुमति देती है। यह बहुत सुविधाजनक है और अतिरिक्त पैसे कमाने की अनुमति देती है। ये विशेष रूप से उन ब्लॉगर्स के साथ सहयोग करते समय महत्वपूर्ण है जिनकी बड़ी ऑडियंस है। ये आपको उनके साथ सहयोग करने और ईमानदारी से, अच्छे इरादे से उनका इनाम देने की अनुमति देगा। सेटिंग्स अनुभाग आपको अपना अवतार अपलोड करने, ईमेल बदलने और 2 चरणीय प्रमाणीकरण को सक्रिय करने की अनुमति देता है। यह उदाहरण के लिए गूगल कार्यक्रम के पहचान करता है, वहां AUS कारक पहचान होती है, जिसमें SMS के माध्यम से भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यह सब हमारे पास तैयार है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब चलिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के सबसे कठिन अनुभाग पर चर्चा करते हैं। ग्राहक की सार्वजनिक वेबसाइट, निवेशक का कार्यालय। ये सब अपेक्षाकृत सरल है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो बहुत समय और संसाधनों की मांग करता है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम बैक ऑफिस का विकास करना है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का बैक ऑफिस आपके कर्मचारियों के लिए है, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और पहुंच के अनुसार आपके प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप से प्रबंधन कर सकें। एक्सेस की भूमिकाएं आमतौर पर प्रशासन अनुभाग में सेट की जाती है, जहां आप नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं, उन्हें कुछ भूमिकाएं सौंप सकते हैं और यहां तक कि नई भूमिकाएं भी बना सकते हैं, जो कुछ अनुमतियों से भरी होती हैं, और इन अनुमतियों के अनुसार भूमिका और संबंधित कर्मचारी को कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। एक ही कर्मचारी के पास कई भूमिकाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, तो उसकी भूमिका किसी अन्य उसके सहयोगी को सौंप दी जा सकती है, जो इस कर्मचारी की अनुपस्थिति के दौरान यह भूमिका निभाएगा। जब कर्मचारी छुट्टी से वापस आएगा, तो यह भूमिका उसे वापस दी जा सकती है।
आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर दूसरा महत्वपूर्ण अनुभाग परियोजनाएं हैं। इस अनुभाग में नए परियोजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं, मौजूदा परियोजनाओं को संपादित किया जा सकता है और उनके लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों को प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित किया जाता है। यह अनुभाग भुगतान की अनुसूची उत्पन्न करने और मौजूदा भुगतान को देखने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा यह अनुभाग विभिन्न भाषाओं में परियोजना की जानकारी को प्रबंधित करने की अनुमति देता है, यानी परियोजना का नाम, विवरण और अन्य डेटा उन आवश्यक भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं जिन पर आपका प्लेटफॉर्म काम करता है। आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर तीसरा महत्वपूर्ण अनुभाग ईमेल कार्यालय है। इसमें आप निवेशकों और उधारकर्ताओं दोनों को देख सकते हैं और उनके डेटा का प्रबंधन करते हैं। यहीं पर निवेशक निवेश करने तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह अनुभाग हमेशा आपके देश में लागू नियमों के अनुसार, जैसा कि उदाहरण के लिए बनाया जाता है। आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अगला अनुभाग सहायता सेवा का अनुभाग है। इस अनुभाग में यह जानकारी संपादन के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे कि एमएलकेएस में। इसके अलावा कई दस्तावेज सहायता सेवा के लिए छिपे हुए हैं। यह व्यक्तिगत डेटा है, जैसे कि पासपोर्ट, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जो ग्राहक को फोन पर सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं है। जीपीडीआर अनुभाग भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग है, क्योंकि कई देशों में व्यक्तिगत डेटा के लिए आवश्यकताएं बहुत उच्च हैं। इसका क्या उपयोग है? इस अनुभाग में आप अपनी प्लेटफॉर्म पर किसी भी उपयोगकर्ता को खोज सकते हैं और आपकी प्रणाली में उनके बारे में जो कुछ भी झात है वह सब कुछ देख सकते हैं। कानून के अनुसार, उदाहरण के लिए, ईयू में उपयोगकर्ता आपसे उसके बारे में जो भी जानकारी है उसे मांग सकता है। यदि वह उधारकर्ता या निवेशक है तो आप इस अनुभाग की मदद से इस जानकारी को खोज सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वह इस जानकारी को हटाने की मांग कर सकता है और यह जटिलताएं पैदा कर सकता है, क्योंकि एक ओर आपको उसके बारे में डेटा रखने की आवश्यकता है और दूसरी ओर आपको व्यक्तिगत डेटा कानूनों का पालन करना है। इसलिए यह अनुभाग एक ओर इसे दूरस्थ के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है, दूसरी ओर आवश्यकताओं का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास किसने निवेश किया या पैसे उधार लिए, इसकी सभी जानकारी सुरक्षित रहे। कुछ विशेष देशों में यह अनुभाग कभी-कभी अवश्य आवश्यक नहीं हो सकता है। निवेश अनुभाग सभी फ्रीज की गई लेन-देन को देखने की अनुमति देता है। ये वे पैसे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पर निवेशक द्वारा पहले ही लागू किए जा चुके हैं। जब वे परियोजना के लिए एकत्रित किए जाएंगे, तब वे निवेश अनुभाग में चले जाएंगे और सभी निवेश, उनकी स्थिति, यदि कोई देरी है और यदि आपके नियमों के अनुसार कोई पेनल्टी लगाई जाती है, तो वह सब देखा जा सकेगा। कुल मिलाकर यह सब कुछ निवेशों से संबंधित है। लेन-देन अनुभाग सभी बैलेंस टॉपअप और निवेश लेन-देन को देखने की अनुमति देता है। निवेशों के विपरीत, यहाँ उन भुगतानों के बारे में बात की जा रही है जो उपयोगकर्ता निवेश के लिए करते हैं। भुगतान वह धन है जो उपयोगकर्ता अपने ग्राहक खातों से अपने बैलेंस से निकालता है। इंटरेस्ट इनकम आपके ग्राहकों को आपकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को देखने की सुविधा और उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है। फाइन्स आपको उन श्राफों को देखने की अनुमति देता है जो देरी के लिए लगाए जाते हैं। यदि आपके लिए यह प्रावधान नहीं है तो ऐसे अनुभाग छिपा दिए जाते हैं। रेफरल आय, यह वह रेफरल आय है जो आपकी प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को रेफरल कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। दस्तावेज़ अनुभाग में कई उपखंड हैं। उनमें से एक है दस्तावेजों के टेम्पलेट। यह आपको नए टेम्पलेट्स को अपलोड करने और उन्हें बिना प्रोग्रामरों से संपर्क किए संपादित करने की अनुमति देता है। यह, उदाहरण के लिए, आरण अनुबंध या निवेश के लिए आवेदन है, जो अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इस अनुबंध के तहत सभी शर्तें और नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और पिछले दस्तावेज का टेम्पलेट, उदाहरण के लिए, 31 दिसंबर को दिन के अंत में समाप्त हो जाएगा।
इन दस्तावेजों के टेम्पलेट के आधार पर दस्तावेज उत्पन्न होते हैं जो दस्तावेज अनुभाग में आते हैं। वहां आप देख सकते हैं कि आपकी प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों, निवेशकों, उधारकर्ताओं और अन्य जानकारी के साथ कौन कौन से दस्तावेज किए हैं। एक नोटिफिकेशन टेम्पलेट अनुभाग भी है। नोटिफिकेशन वे सूचनाएं हैं जिन्हें एसएमएस, पुश सूचना या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। और इन सभी पत्रों या एसएमएस को यहाँ विशेष रूप से अनुकूलित किया जा सकता है लेबल डालकर, जहाँ स्वचालित डेटा डाला जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे दस्तावेजों के टेम्पलेट। इसलिए सभी नोटिफिकेशन और सूचनाएं जो उत्पन्न होती हैं उन्हें नोटिफिकेशन अनुभाग में देखा जा सकता है। अनुपालन ग्राहकों की सभी प्रकार की शिकायतों को देखने और उन पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। जैसे ऐतिहासिक डेटा अनुभाग आपकी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी खोजने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए परियोजना या निवेशक या उधारकर्ता के बारे में किसने कब इसे बदला, कौन से डेटा अपलोड किए गए और किस आईपी पते से। यह जानकारी आपको कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने या घटनाओं की जांच करने और यह समझने में मदद करती है कि क्या हुआ और प्लेटफॉर्म पर किसने कौन से परिवर्तन किए। एपीआई अनुभाग भुगतान सेवा प्रदाता के साथ काम करने की अनुमति देता है, क्योंकि आपकी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी होता है, जैसे कि पैसे का प्रदर्शन, रिकॉर्डिंग, उनका लेखा जोखा, वास्तव में पैसे भुगतान प्रणाली के माध्यम से आएंगे और आप भी भुगतान प्रणाली के माध्यम से निकासी करेंगे। और अधिक विस्तृत जानकारी, इन भुगतान सेवा प्रदाताओं की संख्या कई हो सकती है जैसे, और ये समय के साथ बदल भी सकते हैं। हमारे पास आपके लिए वास्तव में पहले से ही कई विभिन्न तैयार विकल्प मौजूद हैं। अगली एकीकरण जिसकी आपको आवश्यकता होगी वह है केएसई, ताकि आपके कर्मचारी सभी काम मैन्युअल रूप से न करें। इस श्रम को स्वचालित किया जा सकता है और कई सेवा प्रदाताओं से संपर्क किया जा सकता है जो स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के दस्तावेज, उसकी स्थिति, उसके निवास का पता और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदान किया गया पासपोर्ट खोया नहीं गया है यदि यह कंपनी का कानूनी व्यक्ति है। कई अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकरण भी प्रेदुस्मोत्रित है, जैसे कि जो कोर बैंकिंग सिस्टम की भूमिका निभाते हैं, एसएमएस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रदाता और कुछ अन्य अतिरिक्त सेवाएं जो आपके कर्मचारियों के जीवन और काम को स्वचालित और सरल बनाएंगी और आपके निवेशक उनके साथ काम करने की गति से संतुष्ट होंगे। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की सफलता की कुंजी है।